हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं वापस आपके सामने आ गया हूं, डॉक्टर कपिल जैन, आपका केमिस्ट्री टीचर। और आपको लास्ट क्लास में मैंने थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए थे, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट था परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एंड परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन टर्म्स ऑफ डायपोल मूवमेंट। एंड हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को भी डिस्कस किया था, थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में। अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी, जब भी हम कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग से बनाते हैं, जिसके बेसिस पर हमने दो टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड्स को डिफाइन किया, सिग्मा एंड पाई कोवेलेंट बॉन्ड्स। एंड हमने पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग को भी डिफाइन किया। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपने वो सारे पॉइंट्स ढंग से देख लिए होंगे और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आपको दिए गए असाइनमेंट शीट में वो आपने जरूर अटेम्प्ट किए होंगे। मैं आज यहां पर दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को और हाईलाइट कर रहा हूं, जहां से श्योर है कि आपको प्रॉब्लम देखने को मिलने ही वाली है। तो इसलिए इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके जाना है स्टूडेंट्स, ठीक है। सबसे पहले जो थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड का सेकंड पार्ट है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसके ऊपर अपन कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। किस टाइप की प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने यहां पे लिखा है थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। इसमें सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था, सेकंड पार्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम एमओटी भी बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये थ्योरी क्या है? ये कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने का मॉडर्न अप्रोच है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। और इस थ्योरी में हमेशा हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन करते हैं इंस्टेड ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में डिस्कस करते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? एस, पी, डी, एफ, दे आर एटॉमिक ऑर्बिटल। वेयर एज जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स सिग्मा, पाई, सिग्मा स्टार, पाई स्टार। इनको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, बीएमओ, और इनको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, एबीएमओ। ओके, यहां पर जो हमको एग्जाम में प्रॉब्लम देखने को मिलता है वो या तो होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पर मिलता है, या हेटेरो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पर मिलता है। तो सबसे पहले मैंने यहां केस 1 में लिखा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो का मतलब दोनों एटम इस मॉलिक्यूल में सेम है, O2, F2, Ne2। अगर इनमें से कोई भी मॉलिक्यूल या उससे रिलेटेड आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है, हमेशा हम यही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम से फॉलो करेंगे। ओके, यहां जैसे मैंने देख रहे हैं आप जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सेस अज्यूम कर रखा है, तो ये जनरली एग्जामिनर क्लियर कर देता है प्रॉब्लम में कि कौन सा एक्सेस इंटरन्यूक्लियर एक्सेस है। अगर Z इंटरन्यूक्लियर एक्सेस है तो इसका मतलब जो 2pZ है वो सिग्मा BMO और ABMO बना रहा है, और इसका मतलब जो PX और PY लेफ्ट रह गए वो फिर पाई BMO और ABMO बनाएंगे। तो देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है? ऑब्वियसली सबसे पहले 1s है, इसका बॉन्डिंग, फिर एंटी बॉन्डिंग, तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर 2s है, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। बीएमओ की एनर्जी हमेशा एबीएमओ से कम होती है, बीएमओ की एनर्जी एबीएमओ से कम होती है। उसके बाद सिग्मा 2pz, देन पाई 2px, पाई 2py, दोनों के बीच में इक्वल का साइन इंडिकेट कर रहा है कि दे आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। और इसके बाद पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और सबसे लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz, ये हाईएस्ट एनर्जी वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ वेरियस एमओज लिखा है। तो सबसे पहले ये समराइज सारे पॉइंट्स आपको अपनी कॉपी में लिख लेने चाहिए। इसके बाद मैंने वहां पर लिखा है केस 2 में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 से 7। यहां 8, 9 और 10 एटॉमिक नंबर वाले मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं, वहां 1 से 7 मतलब H2, He2, Li2, Be2, B2, C2, N2। या फिर हेटेरो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए भी अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में CO, NO और CN, तो हम हमेशा इसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे। क्या डिफरेंस है इसमें? देखिए, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ये सब कुछ सेम है। स्लाइटली
यहां जो π2px π2py की एनर्जी है वो डिक्रीज कर जाती है और वो ओवरलैप करने की कोशिश करता है जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है सिग्मा स्टार 2s उसके साथ। सिग्मा 2pz इसलिए थोड़ा सा एनर्जी लेवल में ऊपर चला गया और आफ्टर दैट पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एज इट इज है, सिग्मा स्टार 2pz एज इट इज है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है एनर्जीज ऑफ वेरियस एमोस इन सभी मॉलिक्यूल के लिए, वेदर दे आर होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल और हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल। अब मैं अगर एप्लीकेशंस की बात करता हूं, एप्लीकेशंस ऑफ यहां एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो देखिए सबसे पहला जो एप्लीकेशन है हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर को हम बीओ से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज 1/2 एनबी माइनस एनए। ओके, और यहां जो बॉन्ड ऑर्डर है ये तो रिप्रेजेंट करता है टाइप ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। जो एनबी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो Na है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। स्मॉल ए से इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए। एक और बात, एग्जाम में आजकल फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है स्टेबिलिटी। आपको वेरियस मॉलिक्यूल कैटायन एनायन दे दिए जाते हैं, तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल ये इंपॉर्टेंट है आजकल। तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल में क्या पूछा है, कैसे हम प्रिडिक्ट करेंगे? ऑब्वियसली जब भी बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और वो तब आएगी जब एनबी की वैल्यू Na से ज्यादा होगी, तो मॉलिक्यूल इज स्टेबल ओनली व्हेन Nb इज ग्रेटर देन Na। ये देखिए बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के रेस्पेक्ट में ज्यादा है तो मॉलिक्यूल स्टेबल है। अगर उल्टा हो गया या Nb Na के इक्वल हो गया तो ऑब्वियसली बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा, और इन दैट सिचुएशन हम वहां पर डिफाइन करेंगे कि मॉलिक्यूल अनस्टेबल है या एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ बच्चों, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं एंड इफ Nb इज इक्वल टू Na और Nb is less than Na, then molecule or ion does not exist or unstable. तो such type of problems frequently asked nowadays कि कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। इसकी जगह जैसे अगर मैंने बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लिया तो जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मॉलिक्यूल या आयन की उतनी हाई होगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। किसी के ऊपर भी एग्जामिनर आपसे प्रॉब्लम पूछ सकता है जो फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है। और ऐसे ही अगर मैं मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करता हूं, तो मैग्नेटिक बिहेवियर में पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल और आयन, तो पैरामैग्नेटिज्म इसका मतलब one or more unpaired electrons are there. If one or more unpaired electrons are present, और अगर इसकी जगह हम डाईमैग्नेटिक मॉलिक्यूल या आयन की बात करें, तो डाईमैग्नेटिक मॉलिक्यूल या आयन इसका मतलब होगा नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। देन molecule
और आयन said to be diamagnetic। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? तो इसके ऊपर बेस्ड मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको करके अटेम्प्ट करके बताता हूं सब। हाँ बच्चों, जैसे ये प्रॉब्लम अभी लेटेस्ट प्रॉब्लम है जो जेई में एटलीस्ट 2 बार पूछा जा चुका है, नीट में भी पूछा जा चुका है। Li2 प्लस Li2 माइनस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताइए। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो अभी हमने डिस्कस किया स्टेबिलिटी बताने का मतलब क्या है। मैं सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर यहां पे कैलकुलेट कर लूंगा। तो Li2 यहां टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 हो गए, और हम इसलिए अब अगर इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम लिखेंगे तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, तो 2 4 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो यहां जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो 4 हैं, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 हैं। बॉन्ड ऑर्डर ये आ गया 1/2, 4 - 2, इसका मतलब 1। तो लिथियम क्योंकि मेटल है तो 2 लिथियम के बीच में मेटालिक बॉन्ड है, ये मेटालिक बॉन्ड, ये Li2 मॉलिक्यूल है। तो वो हमने बॉन्ड ऑर्डर वहां पर कैलकुलेट कर लिया है। इसकी जगह अगर मैं Li2 प्लस लिखता तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली यहां पे 5 हो जाते। तो इस सिचुएशन में सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 और सिग्मा 2s1, ये देखिए। और इस सिचुएशन में जो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 3 हैं, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर ये हो जाएगा 1/2, 3 - 2, इसका मतलब 1/2 मतलब 0.5 आ गया, ये देखिए। तो लिथियम के बीच में यहां फ्रैक्शनल बॉन्ड है, क्योंकि हाफ बॉन्ड है यहां पे, तो फ्रैक्शनल बॉन्ड है। सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज Li2 प्लस आयन। और इसकी जगह अगर हम Li2 माइनस लेते तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते वो हो जाते 7। तो इसलिए ये सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s1, ये देखिए। तो यहां बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 3। तो जब मैं बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करूंगा तो ये भी 0.5 ही आएगा। तो ये ऐसा हो गया, देखिए। अब क्या Li2 प्लस और Li2 माइनस, क्योंकि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है, तो क्या दोनों की स्टेबिलिटी भी सेम है? इसका आंसर है नो। सुनिए जरा, Li2 प्लस में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां पर प्रेजेंट है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसको बोलते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो कम होती है एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग। वेयर एज Li2 माइनस में देखिए, यहां जो लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो यहां पर कौन है? ABMO है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये देखिए, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसीलिए यहां जो Li2 प्लस है वो मोर स्टेबल कैटेगरी में जाएगा एज कंपेयर टू Li2 माइनस। तो सबसे ज्यादा स्टेबल, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है वो हो गया Li2। आफ्टर दैट पहले Li2 प्लस आएगा और फिर Li2 माइनस आएगा। ये देखिए, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है स्टेबिलिटी का। इट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो है ना बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको हम होमो से एब्रीवेट करते हैं, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर ये BMO है तो दिस विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल और आयन, और अगर ये ABMO है
तो दिस विल डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल और आयन। एग्रीड? क्लियर? अच्छा, आपसे अगर ये पूछा जाता कि बताइए इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक है, कौन डायमैग्नेटिक है, तो आप इजीली डिफाइन कर सकते थे। आप देखिए यहां सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो जो Li2 है उसको हम डायमैग्नेटिक बोलेंगे। कुछ भी पूछा जा सकता है यहां पे प्रॉब्लम। वेरस जो Li2+ है वहां एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, Li2- में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक हैं, ये भी पैरामैग्नेटिक है। तो सबसे पहले ये अपनी कॉपी में एग्जांपल ढंग से नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। हां बच्चों, जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने यहां पे लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट पैरामैग्नेटिक। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहां पर O2 है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो 16 हो जाएंगे, और क्योंकि ये केस 1 से बिलोंग कर रहा है, होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो इसका जो एमओ डायग्राम है सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px, पाई 2py। अब देखिए क्योंकि ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, हमेशा हम यहां पर लगाएंगे हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये आपको भी मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में रिवाइज कराया है। तो 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया, फिर पेयरिंग किया, और आफ्टर दैट पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। ये देखिए ये टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका मतलब 2, 4, 6, 8, 10, तो यहां Nb 10 है, Na। अच्छा, मुझसे क्योंकि यहां पर पूछा गया पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, तो मुझे तो सिंपली ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता कर लेना है कि कहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड ऑर्डर मुझे अभी निकालने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसमें तो लिख लेता हूं 2, 4, 5, 6। तो ये बॉन्ड ऑर्डर यहां पे 2 आ जाएगा, 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में। ओके, क्या ये पैरामैग्नेटिक है? आंसर है हां, ये तो पैरामैग्नेटिक है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इट इज पैरामैग्नेटिक। इसकी जगह अगर मैं B2 पर आता हूं तो B2 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे, और ये केस 2 को बिलोंग कर रहा है, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, कितने हो गए? 2, 4, 6, 8। आफ्टर दैट पाई 2px, पाई 2py। ये देखिए यहां फिर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी पैरामैग्नेटिक है। ओके, इसकी जगह NO, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन 8, नाइट्रोजन 7, तो कितना हो गया? 15। और ये हेट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px, पाई 2py, और सिग्मा 2pz। तो यहां 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। ये देखिए, इसका मतलब ये भी पैरामैग्नेटिक है। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? और इससे अगर मैं CO को देखूंगा तो यहां टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 8 + 6, 14। अब देखिए NO और CO दोनों हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल हैं, ऊपर तुम पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिख ही चुके हो, तो 14 यहां तक जाएगा। इसका मतलब यहां तक तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? पेयर्ड। तो CO में ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो ये डायमैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक इन नेचर, तो दैट्स व्हाई विच आंसर इज करेक्ट। आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट पैरामैग्नेटिक,
इट मींस डी आंसर इज करेक्ट। क्लियर हो गया? तो इसको सभी ढंग से नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने यहां पे लिखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर या पेयर्स मॉलिक्यूल या आयंस आपको यहां पर गिवन है पेयर्स में, बोथ द स्पीसीज आर नॉट लाइकली टू एग्जिस्ट। ये देखिए, दोनों एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, ऐसा आपको पेयर ढूंढना है। तो यहां सबसे पहले वन बाय वन मैं ऑप्शंस को चेक करूंगा। जैसे H2 माइनस मुझे गिवन है, He2 2 माइनस गिवन है, H2 2 प्लस गिवन है, He2 गिवन है, He2 2 प्लस गिवन है, ठीक है, और H2 प्लस गिवन है, H2 प्लस। तो मैं यहां पे कैलकुलेट कर लेता हूं कि कहां बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो H2 माइनस, यहां जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। तो सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s1, ऑब्वियसली Nb यहां पर ग्रेटर है Na से, तो ये तो एग्जिस्ट करेगा। ऐसे ही He2 2 माइनस, तो यहां जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे कितने होंगे, 4 होंगे। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2 होता है, He2 है तो इसका मतलब 4, अच्छा -2 भी चार्ज है तो डेफिनेटली यहां पर 6 हो जाएंगे। ये देखिए, क्लियर हो गया सभी बच्चों को? अब तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 और -2 चार्ज, तो यहां पर अब मैं लिखूंगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, तो ये टोटल 6 हो गए। Nb यहां फिर Na से बड़ा है तो कैन एग्जिस्ट, तो He2 2 माइनस ये भी एग्जिस्ट करेगा। अब आ जाते हैं H2 2 प्लस के ऊपर, तो यहां तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 0 होंगे। H2 2 प्लस चार्ज है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 0 होंगे, तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, कैन नॉट एग्जिस्ट। He2 यहां टोटल इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं, तो ऑब्वियसली यहां सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2, Nb और Na इक्वल हो गए, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, कैन नॉट एग्जिस्ट। ऐसे He2 2 प्लस, तो इसका मतलब यहां टोटल इलेक्ट्रॉन्स He2, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से हमको 2 सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये तो सिग्मा 1s2 हो गया। यहां Nb 2 है, Na 0 है, इसका मतलब ये एग्जिस्ट करेगा, कैन एग्जिस्ट। क्लियर है सभी को? और H2 प्लस इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहां 1 होंगे, तो इसका मतलब सिग्मा 1s में 1, Nb की वैल्यू 1, Na की वैल्यू 0, कैन एग्जिस्ट। तो ऑलमोस्ट जितने भी टाइप के आयंस यहां पर गिवन थे, H2 माइनस हमने देख लिया, H2 प्लस हमने देख लिया, He2 2 माइनस देख लिया, ऑलमोस्ट सारे आयंस को हमने कवर कर लिया है। अब कंक्लूजन क्या निकल के सामने आ रहा है, जो H2 2 प्लस है, एक तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और He2 ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये ऑप्शंस में कहां गिवन है, ये देखिए, बी आंसर सही है। H2 प्लस एग्जिस्ट कर रहा है, He2 2 माइनस ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये सब एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये लिखा हुआ है यहां पे कैन एग्जिस्ट, कैन एग्जिस्ट, ये कैन नॉट एग्जिस्ट, कैन नॉट एग्जिस्ट, कैन एग्जिस्ट, कैन एग्जिस्ट। तो इसलिए इस प्रॉब्लम में मुझे बी आंसर रिपोर्ट करके आना था। हाँ बच्चों, तो अब मैं हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी के ऊपर आ गया हूं। मुझे लगता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम अब आपको मिलता है, आप कंफर्टेबली अटेंड कर पाएंगे। ओके, तो जहां पर भी आपको होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल, हेट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल या O2, F2, Na2, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, कुछ भी पूछता है, आप सिंपली बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लीजिए और इस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, आप कंफर्टेबली प्रॉब्लम अटेंड कर पाएंगे। तो मैं हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को लिख रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। हाइब्रिडाइजेशन में देखिए,
यहां पे मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा प्रॉब्लम्स को अटेंड करने का। जो सबसे पहला ट्रिक है, ट्रिक 1, कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम इन गिवन कंपाउंड। आपको कभी भी कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालना है, आप हमेशा इस फॉर्मूला को, इस ट्रिक को फॉलो करिए। तो विद रिस्पेक्ट टू कार्बन, अगर 4 सिग्मा 0 पाए हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन परसेंटेज एस करेक्टर यहां पर हमेशा 25% होगा। और sp3 का मतलब होता है टेट्राहेड्रल शेप। ऐसे ही अगर 3 सिग्मा 1 पाई है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन परसेंटेज एस करेक्टर 33.33%। और इस सिचुएशन में ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगा, जिसको हम टीपी भी बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। sp3 के केस में टेट्राहेड्रल, एब्रीविएट इसको ts से करते हैं। और अगर इसकी जगह हम 2 सिग्मा 2 पाए यहां पर देखते हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा परसेंटेज एस करेक्टर 50% होगा। और इस सिचुएशन में जो शेप होगा वो लीनियर होगा, इसको हम लीनियर शेप डिफाइन करेंगे। तो जब भी तुमको कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालनी है, हमेशा तुम इस फॉर्मूला को फॉलो करना। तो जैसे अभी हमने एलाइल साइनाइड लिया, मतलब जो लास्ट क्लास में आपको मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एलाइल साइनाइड, एलाइल आइसोसाइनाइड, इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट बताया था। अगर मैं यहां एलाइल साइनाइड ड्रॉ करता हूं, ये देखिए, जिस कार्बन की तुमको हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालनी है उसके अलावा बाकी सबको छुपा लीजिए। जैसे हम बचपन में खेलते थे ना छुपा छुपी, हाइड एंड सीक, वैसे ही मैं सभी कार्बन की अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहता हूं तो जिसकी निकालना चाहता हूं उसके अलावा बाकी सबको हाइड करूंगा। सबसे पहले सिग्मा और पाई बॉन्ड असाइन कर लीजिए। सिग्मा 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 पाई, सिग्मा 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 और ये पाई। अच्छा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ध्यान रहे दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अदर एटम्स, ओनली फॉर कार्बन एटम। तो मैं इस फॉर्मूला से नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट नहीं निकाल पाऊंगा। तो कार्बन कितने सिग्मा दिख रहे हैं? 3, कितने पाई? 1, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन 3 सिग्मा 1 पाई sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन के रेस्पेक्ट में 4 सिग्मा 0 पाई sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इस कार्बन के रेस्पेक्ट में 2 सिग्मा 2 पाई 2 सिग्मा 2 पाई sp हाइब्रिडाइजेशन। ये देखिए, तो मैंने सभी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट फाइंड कर ली, है ना इंटरेस्टिंग ट्रिक। जब भी मुझे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है तो मैं इस फॉर्मूला से हमेशा कैलकुलेट कर लिया करूंगा। ओके, बट अगर मैं अदर देन कार्बन निकालना चाहता हूं तो क्या करूं? जैसे इसमें मैं एक एग्जांपल यहां पर और मेंशन करता हूं, एलीन। इसका जो IUPAC नेम है इसको हम बोलते हैं प्रोपा 1,2 डाइन। ये CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ये एलीन है। ओके, इस एलीन में यहां अगर इसको तुम एक्सपेंड करोगे तो CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और ये CH2, यहां सिग्मा 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 पाई सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा। अब अगर आप कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहते हो तो 3 सिग्मा 1 पाई sp2, यहां 2 सिग्मा 2 पाई sp, यहां 3 सिग्मा 1 पाई sp2। ये देखिए, क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? तो इन दिस मैनर मैं किसी भी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकता हूं, प्लस मुझे परसेंटेज एस कैरेक्टर भी सब में पता चल गया। अब अगर मैं अदर देन कार्बन किसी की भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहता हूं तो फिर मैं ट्रिक 2 फॉलो करूंगा। हाँ बच्चों, तो यहां अगर मैं ट्रिक 2 मेंशन करता हूं, कैलकुलेशन
of hybridization state of other atoms like nitrogen, oxygen, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटसेट्रा। अच्छा, इस मेथड या इस ट्रिक का बेनिफिट यह है कि यहां से मैं कार्बन की भी निकाल पाऊंगा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, इंक्लूडिंग कार्बन। बट यहां पर इंपॉर्टेंट यह है, स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर शुड बी नोन। अगर मुझे स्ट्रक्चर पता है तो फिर मैं बहुत इजीली किसी भी एटम की हाइब्रिडाइजेशन को प्रेडिक्ट कर पाऊंगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू दैट एटम। हम यहां पर क्या करेंगे, जो सिग्मा और लोन पेयर है उसका सम कर लेंगे। ये देखिए, अगर सम 2 है sp3 है sp2, 4 है sp3, 5 है sp3d, 6 है sp3d2 और 7 है तो sp3d3। ये देखिए, ये आंसर होगा स्टूडेंट। तो जैसे अगर मैं पिपरिडीन लेता हूं, पिपरिडीन एक साइक्लिक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है। ये देखिए पिपरिडीन, और आपसे बोल रहा है कि नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन बताइए। तो विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3। क्या इस पे लोन पेयर है? आंसर है हां, क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो जरूरी नहीं है कि आपको एग्जामिनर लोन पेयर बताए, या आपको खुद भी प्रेडिक्ट करना पड़ सकता है। तो 3 सिग्मा, ये 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 लोन पेयर, तो सम 4 आ गया। और 4 का मतलब क्या होता है? sp3। ये देखिए, क्लियर हो गया सभी बच्चों को? इसकी जगह जैसे सपोज मैं पिरिडिन लेता, ये पिरिडिन है। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट एरोमेटिसिटी का भी लग रहा है स्टूडेंट, तो ये भी आपको एग्जामिनर घुमाने के लिए प्रॉब्लम दे सकता है। तो पिरिडिन में बेंजीन रिंग में ऑलरेडी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन लोकेलाइज्ड है, मतलब ये रिंग में रेजोनेंस नहीं करता, लोकेलाइज्ड। तो इसलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप बोलेंगे सर 2 सिग्मा 1 लोन पेयर। तो सम कितना? 3, और 3 का मतलब अभी क्या बताया आपको मैंने? sp2। ये तो जो पिरिडिन है उसमें नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज है। इसकी जगह अगर मैं लेता हूं पायरोल, ये देखिए पायरोल, पायरोल में ये पायरोल है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर दिख रहे हैं, और लोन पेयर अगर रिंग में मूव करता है ऐसे, तब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एरोमेटिसिटी होती है। तो इसलिए यहां जो लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन है वो डीलोकेलाइज्ड है। इसका मतलब ये अब नाइट्रोजन के काउंट में नहीं आएगा। तो नाइट्रोजन के लिए यहां पर 3 सिग्मा और 0 लोन पेयर लिखने पड़ेंगे आपको। तो सम 3 होगा, और 3 का मतलब क्या होता है? sp2। ये देखिए, तो नाइट्रोजन भी sp2 हाइब्रिडाइज है पायरोल में, नाइट्रोजन पिरिडिन में भी sp2 हाइब्रिडाइज है, लेकिन पिरिडिन में लोन पेयर लोकेलाइज्ड हैं, पायरोल में लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड हैं। तो ये एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम इसको रिवाइज करेंगे। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? स्टूडेंट्स, इसकी जगह जैसे यहां पर मैं फ्यूरेन लेता, ये जो फ्यूरेन मॉलिक्यूल है वो ये है, ये देखिए इट इज फ्यूरेन। और फ्यूरेन में हम फिर देख रहे हैं कि यहां पाई बॉन्ड्स हैं, लोन पेयर है, कॉन्जुगेशन है। तो अब अगर ये एक लोन पेयर रिंग में ऐसे डीलोकेलाइज होता है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का क्लोज शेल बनता है जो एरोमेटिसिटी को मेंटेन करता है, और दूसरा लोन पेयर यहां पे रिंग में नहीं, यहां पर लोकेलाइज्ड मतलब डीलोकेलाइज्ड है। तो इसलिए मुझे
यहां पर ऐसे लिखना पड़ेगा, 1 लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन, ये तो है लोकेलाइज्ड, जो रिंग में डी लोकेलाइज नहीं हो रहा, एंड प्लस जो अदर लोन पेयर है ऑन ऑक्सीजन, ये है डी लोकेलाइज्ड। तो जब तुम ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालना चाहोगे तो कैसे करोगे, यहां 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर को काउंट करोगे, तो इसका मतलब सम कितना आएगा, 3 का मतलब क्या होता है, sp2, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर ऑक्सीजन है ये। ओके, इसकी जगह जैसे हम मान लेते हैं मेरे पास एनिलीन होता, ये देखिए ये एनिलीन है, और इसमें फिर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके साथ ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है, इसका मतलब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है ऐसे। तो जब नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में तुम सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स देखोगे तो यहां पे 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, है ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब 6 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 0 लोन पेयर काउंट करोगे, इसका मतलब सम 3 आएगा, 3 का मतलब sp2, इसका मतलब नाइट्रोजन इज ट्राइगोनल प्लेनर। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये, यहां से प्रॉब्लम तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखने को मिल सकता है और बॉन्डिंग में भी देखने को मिल सकता है तो बॉन्डिंग का ही पार्ट ही है। इसकी जगह जैसे सपोज वी हैव साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कार्बोनाइन, ये देखिए ये कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन और एक नेगेटिव चार्ज, इट इज नोन एज साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कार्बोनाइन। तो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कार्बोनाइन ये एरोमेटिक है, वाई, बिकॉज ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, ये देखिए ये 1 2 3 4 और ये कॉन्जुगेशन में है इलेक्ट्रॉन पेयर, इसका मतलब ये तो रिंग में ऐसे डीलोकेलाइज होगा। तो ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर ऑन कार्बन, ये तो डीलोकेलाइज्ड है। Hence, with respect to carbon 3 सिग्मा और 0 लोन पेयर काउंट होंगे, सम 3 आएगा, और 3 का मतलब क्या होता है, sp2 होता है, इसका मतलब ये कार्बन ट्राइगोनल प्लेनर है, दैट इज कार्बन इज ट्राइगोनल प्लेनर। तो मुझे लगता है कि जो ट्रिक 2 है वो आपको क्लियर हो गई। अच्छा, ट्रिक 2 के थ्रू हम कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकाल सकते थे, किसी भी कार्बन की, जैसे हमने यहां पे कार्बन का ही अभी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट किया, और इसका बेनिफिट यह है कि मैं अदर देन कार्बन कोई भी एटम मिल जाए उसके लिए भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकाल पाऊंगा। शर्त यह है कि मुझे सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का सम कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर शुड बी नोन। तो आई थिंक ये ट्रिक भी आपको क्लियर हो गया, लेकिन अभी ब्रह्मास्त्र बचा है, उसको भी देख लेते हैं जरा। हाँ बच्चों, तो अब मैं इस चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट पर आ गया हूं। मान के चलिए कि सारी प्रॉब्लम इससे बन जाएंगी। ओके, तो मैंने यहां पे ट्रिक 3 में लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ एनी एटम अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। व्हाट इज VSEPR थ्योरी? किसी भी मॉलिक्यूल का जो शेप या ज्योमेट्री है वो सेंट्रल एटम के पास जो लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट है ओनली तो मॉलिक्यूल इज ऑलवेज सिमेट्रिकल, ओके। लेकिन अगर बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे तो मॉलिक्यूल का शेप क्या हो जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है। तो चाहे तो अपनी कॉपी में मेंशन कर लीजिए, अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, shape of given molecule always depends on number of bond pairs and lone pair of electrons present on central atom. Next point, if only bond pair of electrons are present on central atom, then
shape of given molecule or geometry of given molecule will be symmetrical. Third point, if lone pair of electrons are also present along with bond pair, then due to repulsion between lone pair and bond pair or lone pair and lone pair, shape or geometry of molecule will be distorted. This is valence shell electron pair repulsion theory. So we have to follow this formula according to VSEPR theory. जब भी मुझे hybridization calculate करनी है, H it stands for hybridization state of any atom, जिसका मतलब ये भी होता है total hybrid orbitals, इसलिए मैंने इसको S से represent किया है. X total valence electrons in central atom. Y total univalent atoms का मतलब होता है जिनकी वैलेंसी 1 होती है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कनेक्टेड टू सेंट्रल एटम. C स्टैंड्स फॉर कैटायन. जो भी कैटायन पर चार्ज होगा उसके साथ हमेशा माइनस साइन एसोसिएट करते हैं. और A स्टैंड्स फॉर एनायन, चार्ज ऑन एनायन. तो एनायन पर जो भी चार्ज होगा हमेशा हम उसके साथ पॉजिटिव साइन यहां पर एसोसिएट करेंगे. एक टेबुलर फॉर्म में मैं डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और उनके साथ जो शेप या ज्योमेट्री एसोसिएट है वो मेंशन कर देता हूं, फिर हम एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं. बच्चों, तो मैं सबसे पहले वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में यहां पर एक टेबुलर फॉर्म में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दे रहा हूं. इसको याद कर लीजिए. जैसे हम पीरियोडिक टेबल को याद कर लेते हैं ना, वैसे ये टेबल श्योर है कि आपको प्रॉब्लम दिलाने जा रही है. ओके, तो मैंने यहां पे लिखा है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, शेप और ज्योमेट्री, डाइपोल मूवमेंट. तो कुछ भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है. जैसे मैंने सबसे पहला लिखा है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिडाइजेशन. तो इसका मतलब 1s ऑर्बिटल, 1p ऑर्बिटल, तो टोटल 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर देयर. और अगर दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 2 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर. इस सिचुएशन में जो ज्योमेट्री या शेप होगा वो ऑब्वियसली लीनियर होगा, सिमेट्रिकल होगा और डाइपोल मोमेंट 0 होगा. इसका मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा. बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है. तो कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे. अच्छा, कौन सा p ऑर्बिटल sp में यूज हो रहा है? अगर z इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है तो फिर यहां पर जो pz एटॉमिक ऑर्बिटल है वो यूज हो रहा है. तो ये भी पूछा जा सकता है. sp2 इट मींस 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो 1 इज pz, अदर इज px और py, कुछ भी हो सकता है. तो यहां बॉन्ड पेयर अगर 3 हैं तो लोन पेयर 0 हैं. तो शेप ट्राइगोनल प्लेनर, जिसको अभी हम टीपी बोल के आए हैं, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री. ओके, और रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0, क्योंकि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है. लेकिन एक दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है, बॉन्ड पेयर 2 हो जाएं तो लोन पेयर 1, शेप विल बी डिस्टॉर्टेड. तो अब अगर जो शेप होगा वो हम यहां पर कैसे डिफाइन करेंगे? वो हम बैंड डिफाइन करेंगे या एंगुलर भी बोलते हैं इसको. और इस सिचुएशन में जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है वो 0 नहीं होगा, ये पोलर मॉलिक्यूल होगा. ओके, और 120 डिग्री से बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम होगा, लेस देन 120 डिग्री. क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ते हैं बॉन्ड एंगल वैल्यू क्या करती है? डिक्रीज करती है अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी. sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में यहां अगर 4 बॉन्ड पेयर हैं तो 0 लोन पेयर हैं. ये टेट्राहेड्रल शेप होता है और 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल होता है. रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 होता है, मतलब नॉन पोलर. लेकिन अगर इसकी जगह 3 बॉन्ड पेयर तो 1 लोन पेयर, इसको पिरामिडल शेप बोलते हैं. तो होना चाहिए था इसका जो शेप टेट्राहेड्रल, बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर शेप विल बी डिस्टॉर्टेड. तो अब जो नया ज्योमेट्री बनेगा वो पिरामिडल बनेगा. और इस सिचुएशन में जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब पोलर. और ऐसे ही अगर 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हैं तो हम इसको बैंड बोलते हैं या फिर वी शेप भी बोलते हैं. ओके, पिरामिडल जो शेप होता है 107 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है. बैंड या वी शेप 104 डिग्री 5 मिनट का बॉन्ड एंगल होता है. यहां पर भी रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा.
तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, कोई भी आपको प्रॉब्लम की फॉर्म में देखने को मिल सकता है स्टूडेंट। ये तो लिख लिया सभी स्टूडेंट ने ढंग से। इसकी जगह sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, और फिर d यहां पे आपसे पूछा जाएगा। अब p3 तो px py pz होंगे ही, d एक्सियल ऑर्बिटल होगा, इनमें से dz स्क्वायर या dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर। अभी आपको मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये रिवाइज कराया था। तो 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, TBP शेप, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। म्यू रिजल्टेंट 0 होगा, और यहां 90 डिग्री एंड 120 डिग्री दो टाइप के बॉन्ड एंगल होंगे। अगर 4 बॉन्ड पेयर हैं, 0 लोन पेयर है, आई एम सॉरी 1 लोन पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो फिर ये जो शेप है वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं सी सॉ, म्यू रिजल्टेंट नॉट इक्वल टू 0। ओके, और ऑब्वियसली बॉन्ड एंगल वैल्यू डिक्रीज होगी। इसकी जगह 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, इसको हम टी या एरो शेप भी बोलते हैं। म्यू रिजल्टेंट यहां नॉट इक्वल टू 0, और अगर 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर तो हम इसको बोलते हैं लीनियर शेप। तो स्टूडेंट sp3d के केस में आपको ये सारे हाइब्रिडाइजेशन पता होने चाहिए। sp3d2 में 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल, अब देखिए d2 है, इट मींस दोनों ही एक्सियल ऑर्बिटल यहां पे यूज होंगे। sp3d में वन ऑफ द टू dz स्क्वायर और dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर, दोनों में से कोई एक। sp3d2 में दोनों। अब 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, और इस सिचुएशन में रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट 0 होगा, नॉन पोलर, और यहां बॉन्ड एंगल, ऑल बॉन्ड एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। ओके, और म्यू रिजल्टेंट नॉट इक्वल टू 0, और यहां ऑब्वियसली लेस देन 90 डिग्री। और अगर 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हो तो इसको स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है, यहां लोन पेयर होने के बाद भी रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट 0 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि ये सिमेट्रिकल टाइप का अरेंजमेंट बन जाता है स्टूडेंट। यहां सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के हो जाते हैं। अगर इसकी जगह sp3d3 है तो इसके अंदर dz स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर तो हो ही रहे हैं। इसके साथ आप कोई भी जो नॉन एक्सियल है, dxy या dyz या dxz, इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? तो इस सिचुएशन में हम यहां पर sp3d3 7 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, इसको बोलते हैं पेंटागोनल बायपिरामिडल, PBP, और ऑब्वियसली म्यू रिजल्टेंट 0। तो TBP स्टैंड्स फॉर ट्राइगोनल बायपिरामिडल, PBP स्टैंड्स फॉर पेंटागोनल बायपिरामिडल। और अगर 6 बॉन्ड पेयर के साथ 1 लोन पेयर हो तो इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये जो पेंटागोनल बायपिरामिडल शेप है, यहां 72 डिग्री एंड 90 डिग्री दो टाइप के बॉन्ड एंगल्स होते हैं। तो ये जो टेबल है, ये 101% मैं श्योर हूं कि आपको प्रॉब्लम यहां से ही मिलने जा रहा है। तो अप्लाई करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर, है ना? हाँ बच्चों, जैसे 1 बाय 1 कुछ एग्जांपल्स मैं यहां पे लिखूंगा। सबसे पहले जैसे मैंने लिखा है PCl5, फास्फोरस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, और मुझे शेप बताना है। तो PCl5 H इज इक्वल टू 1/2 फास्फोरस, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 5 क्लोरीन यूनिवेलेंट हैं, कोई भी चार्ज नहीं है, तो -0 +0, जो अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया। तो यहां पे 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए। अब फास्फोरस 5 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, तो 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, और इसलिए हम यहां पर शेप बोल लीजिए या ज्योमेट्री बोल लीजिए, एक ही बात है। तो वो क्या होगा?
ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ये देखिए ट्राइगोनल बाय पिरामिडल जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ ऐसा होता है, ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल के ऊपर एक क्लोरीन और नीचे एक क्लोरीन, ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है। ओके, तो मुझे बॉन्ड पेयर पता चल गए, लोन पेयर पता चल गए, शेप पता चल गए, और ऑब्वियसली जो मैंने आपको भी बॉन्ड एंगल्स बताए थे 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। अच्छा, PCl5 में ये सारे जो क्लोरीन है ट्राइंगल के कॉर्नर्स पर, इनको बोलते हैं इक्विलेटरल, है ना, और ये एक्सियल बॉन्ड्स हैं, ये दीज आर एक्सियल बॉन्ड्स। तो यहां दो टाइप के बॉन्ड लेंथ होते हैं, PCl जो इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, जो 120 डिग्री का एंगल कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, ये शॉर्टर बॉन्ड्स होते हैं, और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स होते हैं। और ऐसे ही जो PCl एक्सियल है, ये लॉन्गर बॉन्ड्स होते हैं एंड वीकर बॉन्ड्स होते हैं। क्लियर हो गया? तो इसकी जगह अगर मैं यहां पे TeCl4 लेता, ये टेल्यूरियम टेट्राक्लोराइड है, तो जो टेल्यूरियम टेट्राक्लोराइड है इसमें टेल्यूरियम सेंट्रल एटम है। देखिए सेंट्रल एटम को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जो बहुत सारे एटम से कनेक्ट होता है, तो यहां टेल्यूरियम 4 क्लोरीन से कनेक्ट है, तो H = 1/2, और ऑक्सीजन फैमिली का है तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन यूनिवैलेंट है 4, तो फिर वही 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए। दिस टाइम टेल्यूरियम 4 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, इट मींस 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, तो 1 लोन पेयर। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, इसका जो शेप है जिसको हम बोल सकते हैं ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल शेप, ये TBP होना चाहिए, जो नहीं है। अब इसका जो शेप है जिसको हम ज्योमेट्री भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर डिस्टॉर्ट हो गया, और ये अभी आपको मैंने बताया था 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, सीसॉ जो PCl5 हमने ड्रॉ किया उसकी जगह टेल्यूरियम, ये देखिए, और यहां जो क्लोरीन एटम्स हैं हम इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ये देखिए, और लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्लेस कर देंगे, तो ये आपको सीसॉ जैसा शेप दिख रहा है। ये एक बेंच है, यहां पर 1-2 स्टैंड लगे हुए हैं इसके, और जैसे हम देखते हैं कि गार्डन में सीसॉ होता है, बच्चे यहां पर इस तरीके से अप एंड डाउन हो रहे हैं, तो सीसॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट और नोटिसेबल पॉइंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन TBP शेप में हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही आएगा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in TBP shape always occupied on equatorial position। इसका आंसर है फिर वही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। जितना ज्यादा लोन पेयर या लोन पेयर बॉन्ड पेयर दूर होंगे, रिपल्शन कम होगा, और इससे जो स्ट्रक्चर है, जो अरेंजमेंट है, वो स्टेबल बना रहेगा। तो इसलिए ये रिपल्शन मिनिमाइज होता है जब लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाते हैं। इसकी जगह जैसे सपोज हमारे पास ClF3 है, ये इंटर हेलोजन कंपाउंड है स्टूडेंट्स, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स जैसे यहां क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों हेलोजन्स हैं, इसलिए इंटर हेलोजन, तो H = 1/2, क्लोरीन वैलेंस शेल में 7 और फ्लोरीन 3 है यूनिवैलेंट, तो फिर वही 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स।
अब क्लोरीन 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो 3 बॉन्ड पेयर एंड हाउ मेनी लोन पेयर, 2 लोन पेयर। ये देखिए नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब 2 लोन पेयर मुझे अरेंज करने हैं, तो फिर वही क्लोरीन सेंट्रल एटम है और मुझे टीबीपी अरेंजमेंट में हमेशा लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पे अरेंज करना है। तो देखिए ये फ्लोरीन ऐसे अरेंज होंगे, तो ये आप देख रहे हैं इंग्लिश का अल्फाबेट टी जैसा दिख रहा है, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं एरो शेप, ये ऐसे, क्योंकि बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो गए हैं तो एग्जैक्ट यहां पर जो 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल है वो नहीं बन पा रहे हैं, लिटिल बिट लेस देन 90 डिग्री, इसलिए एरो या टी शेप के नाम से फेमस है। तो ओरिजिनल जो शेप हम यहां पर बताते वो हम टीबीपी लिखते हैं, जो अब हम नहीं बताएंगे क्योंकि लोन पेयर आ गया है। तो जब मुझसे शेप या ज्योमेट्री पूछा जाएगा तो मुझे यहां पर डिफाइन करना पड़ेगा टी शेप या एरो शेप भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसकी जगह ये अभी लेटेस्ट जेई में पूछा जा चुका है और नीट में पूछा जा सकता है I3 माइनस, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसकी जगह Cl3 माइनस पूछा जा सकता है, इसकी जगह Br3 माइनस पूछा जा सकता है, F3 माइनस हो नहीं सकता स्टूडेंट्स। क्यों? I3 माइनस की जो केमिस्ट्री है ना वो कुछ ऐसे है, आयोडीन का एक मॉलिक्यूल है जिसका रिएक्शन आयोडाइड आयन से हो रहा है। ये देखिए ये लुईस बेस की तरह एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनर, ये लुईस एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ये इसलिए कर सकता है क्योंकि ऑलरेडी इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है, बट ये आयोडीन क्योंकि 5th पीरियड का है पीरियोडिक टेबल में, तो इसका जो ऑक्टेट है वो एक्सपेंड हो सकता है, ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये अपने एम्प्टी डी ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करके हमको इस टाइप से I3 माइनस देता है। यहां देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ गया है, ये सेंट्रल आयोडीन है, ये देखिए ओके। अब आपसे I3 माइनस में अगर शेप या ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, अभी तो लेटेस्ट एग्जामिनर ने पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स बताइए I3 माइनस में, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स 9 है ऑन ऑल आयोडीन एटम्स टोटल मिलाएं। हाँ सेंट्रल आयोडीन के पास अगर देखें तो 1 2 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके अब मैं यहां अगर सेंट्रल आयोडीन की हाइब्रिडाइजेशन निकालता तो H इज इक्वल टू 1/2, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दोनों आयोडीन यूनिवैलेंट तो +2, -1 चार्ज है तो +1 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए। अरे क्लियर हुआ क्या? और यहां कितने लोन पेयर और कितने बॉन्ड पेयर, तो क्लियरली हम देख रहे हैं कि 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, 3 लोन पेयर हैं सेंट्रल आयोडीन के पास। तो सेंट्रल आयोडीन में मैंने अभी आपको बताया 3 लोन पेयर्स, तो इसके अकॉर्डिंग जो हम शेप डिफाइन करेंगे वो लीनियर शेप डिफाइन करेंगे। तो इसलिए मैं यहां पे लिखूंगा 2 बॉन्ड पेयर्स प्लस 3 लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल आयोडीन एटम, और हेंस जो ओरिजिनल शेप है sp3d में वो तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है, जो हम डिफाइन नहीं करेंगे। हम अब यहां पर शेप या ज्योमेट्री क्या डिफाइन करेंगे? लीनियर, जो आपको अभी मैंने टेबुलर फॉर्म में बनाया, आप पीछे स्क्रॉल करके देख सकते हो। ओके sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये टी शेप, सीसॉ, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, या अगर लीनियर शेप डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? तो देखिए यहां पे कंडीशन हमेशा वही रहेगी, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 3 वो मुझे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स पर ही बनाने पड़ेंगे। ऐसे एक आयोडीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है और एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, ये I3 माइनस का अरेंजमेंट है, तो इसलिए इसको लीनियर शेप बोल रहे हैं। ओके
इसकी जगह अगर मैं एक्जी, सबसे पहले हम यहां पर SF6 लिख लेते हैं, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इसमें सल्फर H इज इक्वल टू 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 6 फ्लोरीन यूनिवैलेंट, तो 6sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए। और यहां हम क्या देख रहे हैं, यहां हम देख रहे हैं कि सल्फर 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। तो इसका मतलब यहां जो शेप होगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा। ऑक्टाहेड्रल जो शेप होता है वो ये होता है। ये देखिए, दिस इज ऑक्टाहेड्रल शेप। ओके, नाउ अब मैं एग्जांपल नंबर 6 के ऊपर आ जाता हूं, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। जैसे मैंने यहां पे लिखा है जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और वेरी फेमस एग्जांपल है। जैसे इसमें मुझे अगर जीनॉन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालना है तो H इज इक्वल टू 1/2, जीनॉन, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 हैं। ऑक्सीजन डाईवैलेंट है, जबकि हम यहां पर X प्लस वाई में Y नंबर ऑफ यूनिवैलेंट एटम्स को लिखे हैं, तो यहां पे 4 फ्लोरीन एटम्स, तो 8 + 4 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका मतलब 6sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए। ओके, अब जीनॉन 4 फ्लोरीन और 1 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा होगा, ऑल आर सिग्मा बॉन्ड। ऑक्सीजन डाईवैलेंट है, 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड, तो इसलिए 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल जीनॉन के इन्वॉल्व हैं बॉन्डिंग में, इसका मतलब 5 बॉन्ड पेयर, और इसलिए 1 लोन पेयर। तो 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर विद sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ओरिजिनल शेप ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, लेकिन अब ये नहीं होगा। तो क्या होगा, जो शेप होगा उसको हम बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। तो ऑक्टाहेड्रल शेप जैसा अभी हमने ड्रॉ किया, उसकी जगह अब मैं सेंटर में जीनॉन को ड्रॉ कर दूंगा, यहां सारे कॉर्नर्स पर एक एक फ्लोरीन लगा दूंगा, ये सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे, और 1 ऑक्सीजन यहां पे सिग्मा प्लस पाई के साथ है, और 1 लोन पेयर जीनॉन का। तो देखिए, इस शेप को हम स्क्वायर पिरामिडल शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिडल। अब यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो गई, शेप क्लियर हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम और फ्रीक्वेंटली आजकल पूछा जाने लगा है कि बताइए पी पाई बॉन्ड या पी डी पाई बॉन्ड कितने हैं किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर। तो देखिए, इसको आज के बाद ऐसे अटेंड करना, जैसे हम देख रहे हैं कि जीनॉन सेंट्रल एटम है और जीनॉन के 6sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां पर हैं। तो देखिए, हमने एक s ऑर्बिटल लिख लिया, 3p ऑर्बिटल लिख लिए, और रिमेनिंग सारे d ऑर्बिटल्स लिख लिए, क्योंकि 5d ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। तो यहां पर फिर ऑक्सीजन लिख लिया और 4 फ्लोरीन एटम्स हैं। ऑक्सीजन और फ्लोरीन क्योंकि दोनों ही सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं, तो इसलिए इनका p ऑर्बिटल ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, इनके पास d तो होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो अब देखिए, जैसे हमने लिखा है sp3d2, इसका मतलब 1s ऑर्बिटल, 3p और 2d, ये सब हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हैं। तो 6 ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। कैसे, एक ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब जीनॉन का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जो sp3d2 है, वो ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। फिर 4 फ्लोरीन एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तो देखिए, ये एक p ऑर्बिटल फ्लोरीन का सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये दूसरे फ्लोरीन का p ऑर्बिटल, ये तीसरे फ्लोरीन का, और ये 4th फ्लोरीन का। तो ये और ये। अब इसके बाद जो एक यहां पर d ऑर्बिटल है, वो हम देख रहे हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जब बन गया तो लोन पेयर बनाने में इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब sp3d2 एक हाइब्रिड ऑर्बिटल लोन पेयर बनाने में इन्वॉल्व है। अब क्या होगा, ऑक्सीजन जिसका p ऑर्बिटल यहां पर है और जीनॉन का अब एक d ऑर्बिटल ही लेफ्ट रह गया है यहां पर। तो इसका मतलब ये जो पाई बॉन्ड बना है, ये जो पाई बॉन्ड बना है, इसमें जीनॉन का d और ऑक्सीजन का p, ये दोनों इन्वॉल्व होंगे। इसका मतलब d पाई p पाई ओवरलैपिंग होगी। क्लियर हो गया सभी को? तो यहां पर p पाई बॉन्ड
जीरो हैं क्योंकि एक ही पाई बॉन्ड है। पी पाई डी पाई या डी पाई पी पाई, कुछ भी बोल लीजिए इसको, डी पाई पी पाई, ये 1 बॉन्ड है। तो आपसे ये नंबर भी पूछा जा सकता है। मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको ऐसे ही करके बताता हूं। जैसे अभी मैंने नेक्स्ट एग्जांपल में लिखा है जीनॉन टेट्राफ्लोराइड। जीनॉन टेट्राफ्लोराइड, जीनॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, 4 फ्लोरीन यूनिवैलेंट, इसका मतलब 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। जो 4 बॉन्ड पेयर हैं, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ जीनॉन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग विथ 4 फ्लोरीन एटम्स। ओके, तो इसका मतलब यह हुआ, इसका फिर वही sp3d2 के कारण ओरिजिनल शेप ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए था, ये रॉन्ग है। अब जो शेप होगा उसको हमने स्क्वायर प्लेनर डिफाइन किया है। स्क्वायर प्लेनर, इसका मतलब अब सिर्फ 4 लेग्स रह गए हैं स्क्वायर के, ऐसे, ये देखिए। तो इसमें जीनॉन के sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फ्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर रहे होंगे। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जीनॉन का sp3d2 और फ्लोरीन का p ऑर्बिटल है ना, सेंट्रल एटम ही हमेशा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। और ऐसे ही ये जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जीनॉन के लेफ्ट रह गए, ये sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जहां पे लोन पेयर हैं। तो आपको प्रॉपरली बॉन्डिंग का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? चलिए इसकी, अच्छा यहां पे ऑब्वियसली पी पाई या पी पाई डी पाई का कोई सेंस ही नहीं है, पाई बॉन्ड ही नहीं है। इसकी जगह जैसे मैं मान लेता हूं हमारे पास ये एग्जांपल है XeO3, इट इज जीनॉन ट्राइऑक्साइड। अभी जो जीनॉन ट्राइऑक्साइड है इसके अंदर अगेन H इज इक्वल टू 1/2 8, और ऑक्सीजन तो क्योंकि डाइवेलेंट है तो इस फॉर्मूला में इसका कोई रोल ही नहीं है। यहां पर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए, ये देखिए। लेकिन जीनॉन 3 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब यह हुआ 3 बॉन्ड पेयर्स और यहां 1 लोन पेयर, ये देखिए। तो 3 बॉन्ड पेयर, इसका मतलब जीनॉन के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑक्सीजन के जो सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, उसमें बॉन्डिंग में यहां पर इन्वॉल्व होगा। तो यहां पर जो ओरिजिनल शेप है, ओरिजिनल शेप वो होना चाहिए था टेट्राहेड्रल, लेकिन ये हो नहीं सकता, लोन पेयर आ गया है। तो अब जो शेप या ज्योमेट्री हम डिफाइन करेंगे वो हम डिफाइन करेंगे यहां पर क्या, यहां हम पिरामिडल डिफाइन करेंगे। शेप डिस्टॉर्टेड हो गया अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, और ये डिस्टॉर्टेड शेप कुछ ऐसा होगा, ये देखिए, ये पिरामिडल शेप है। अगर आप इस लोन पेयर को ऐसे सभी से कनेक्ट कर दो तो देखिए कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट, पिरामिड टाइप का अरेंजमेंट दिख रहा है। एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई, सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई। क्लियर हो गया सभी को? अब फिर वही यहां पर प्रॉब्लम आपसे पूछी जा सकती है कि बताइए कितने पी पाई या कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड इन्वॉल्व हैं। तो करके देख लेते हैं। तो अब जैसे अभी मैंने यहां पे आपसे पूछा कि यहां नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड्स बताइए और नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड्स, या वी कैन से डी पाई पी पाई बॉन्ड्स बताइए। और इसके लिए हम फिर वही जीनॉन और ऑक्सीजन को मेंशन कर लेते हैं। दिस टाइम 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जीनॉन के फॉर्म हो रहे हैं। तो s p p p और फिर उसके बाद d मेंशन कर लेते हैं। तो देखिए s और ये p3, इसका मतलब ये तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए किसके, ऑफ जीनॉन। 1s 3p, इससे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। अब ऑक्सीजन के ये p ऑर्बिटल्स जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, ऑक्सीजन के साइड एटम है ये, उसके साथ सबसे पहले हम सिग्मा बॉन्ड कंस्टिट्यूट कर लेते हैं। तो देखिए ये सिग्मा बॉन्ड्स हो गए, ठीक है। 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं तो वहां पे 3 सिग्मा बॉन्ड्स विद 3 ऑक्सीजन एटम्स और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब एक हाइब्रिड ऑर्बिटल लोन पेयर बनाने में चला गया, जो हो रहा है यहां पर देखिए, जीनॉन का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल लोन पेयर बनाने में चला गया। अब इसके बाद जो लेफ्ट रह गए हैं जीनॉन के, वो तो सारे डी ऑर्बिटल लेफ्ट रह गए हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां
जो 3 पाई बॉन्ड्स हैं उसमें जीनॉन का डी ऑर्बिटल ही इन्वॉल्व होगा, जो यहां पर ऑक्सीजन के पी पाई ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग कर रहा होगा। डी पाई पी पाई, डी पाई पी पाई, ये देखिए ये 3 पाई बॉन्ड्स हैं। तो अगेन यहां पर कंक्लूजन ये निकल के सामने आता है कि जो पी पाई डी पाई बॉन्ड्स हैं वो यहां पर 3 हैं, और जो पी पाई बॉन्ड्स हैं वो यहां पर बट नेचुरल है 0 हैं। तो है इंटरेस्टिंग, यहां से प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल पर आ जाते हैं। जैसे मैं मान लेता हूं मेरे पास यहां सल्फेट आयन है SO4-2, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन और आपसे अगेन नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड्स पूछ रहा है। ऐसे ही नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड्स पूछ रहा है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम वहां पर करके देखते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम यहां जो SO4-2 है हाइब्रिडाइजेशन पता कर लेते हैं सल्फेट की। तो H इज इक्वल टू 1/2 सल्फर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन तो डाइवेलेंट एटम है और -2 चार्ज है तो +2 आयन है ये। तो अभी जो फॉर्मूला आपको मैंने बताया था वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग वो यही था, माइनस चार्ज होता है तो प्लस हो जाता है यहां पे। तो इसका मतलब ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए, ये देखिए। और जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उसमें हम देख रहे हैं कि सल्फर 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, तो 4 बॉन्ड पेयर, इट मींस 0 लोन पेयर। तो यहां जो शेप होगा ओरिजिनल शेप वही टेट्राहेड्रल ही है, और ऑल बॉन्ड एंगल्स ये सभी 109 डिग्री 28 मिनट के होंगे। ओके, तो सल्फेट आयन कुछ ऐसा होता है, देखिए ये टेट्राहेड्रल शेप है, SO4-2 है। अब हम यहां पर फिर देख रहे हैं ये सिग्मा बॉन्ड्स हैं ये, और ये 2 पाई बॉन्ड है। तो आपसे जो पूछा गया है कि पी पाई बॉन्ड और पी पाई डी पाई बॉन्ड बताइए, अब हम खुद बहुत इजीली करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो सल्फर और ऑक्सीजन मेंशन कर लीजिए, और हम यहां पर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल सल्फर के यूज कर रहे हैं, तो ऐसे मेंशन कर लीजिए sp और आफ्टर दैट सल्फर के पास डी ऑर्बिटल्स होंगे क्या? हाँ, यस। तो s और 3p के, इसका मतलब 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये हैं इसके, ठीक है। और ऑक्सीजन का जो p ऑर्बिटल है उसके साथ सबसे पहले ओवरलैपिंग होगी, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो ये सारे सिग्मा बॉन्ड देखिए बना रहे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑक्सीजन के अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल के साथ। इज दैट क्लियर? अब क्योंकि कोई भी लोन पेयर नहीं है तो इसका मतलब यहां तो कोई भी लोन पेयर नहीं है। अब जो लेफ्ट रह गए हैं वो सल्फर के डी ऑर्बिटल्स ही लेफ्ट रह गए हैं। इसका मतलब यहां जो पाई बॉन्ड है उसमें सल्फर का डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, जो ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा होगा। ये देखिए ये डी पाई पी पाई ओवरलैपिंग होगी, जो पाई बॉन्ड यहां पर कंस्टिट्यूट हुआ है। तो इसलिए यहां पर अगेन डी पाई पी पाई बॉन्ड 2 हैं और पी पाई बॉन्ड 0 हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर हो गया? नेक्स्ट, जैसे इसकी जगह मैं यहां पे नेक्स्ट एग्जांपल में लिखता हूं CO3-2। ये देखिए इट इज कार्बोनेट आयन, और कार्बोनेट आयन में जो कार्बन है वो H इज इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन काउंट होगा नहीं डाइवेलेंट है, और -2 चार्ज है तो +2। इसका मतलब ये 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए, ये देखिए। और कार्बन 3 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, इट मींस ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, तो 3 बॉन्ड पेयर्स। तो हाउ मेनी लोन पेयर? 0 लोन पेयर्स। सारे ही यहां पे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका मतलब इसका तो शेप या ज्योमेट्री सिमेट्रिकल होगा, और इसको हमने क्या नाम दिया है? ट्राइगोनल प्लेनर। टीपी हमने इसको एब्रीवेट किया है। स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर में यही टॉपिक है, और इससे पहले जो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ा है वो है ना।
तो शेप या ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर हो गई। तो सबसे पहले मैं कार्बोनेट आयन को ड्रॉ कर लेता हूं। ये देखिए कार्बोनेट आयन का अरेंजमेंट ये है ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। ये सिग्मा बॉन्ड्स है और ये एक पाई बॉन्ड है ना। अब आपसे फिर वही यहां पर अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड्स बताइए और नंबर ऑफ पी पाई डी पाई या डी पाई पी पाई बॉन्ड्स बताइए, तो हम क्या करेंगे, फिर वही यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन को मेंशन कर लेते हैं। ये कार्बन एस पी पी पी। अब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब इनके पास डी ऑर्बिटल तो हो ही नहीं सकता। तो ये ध्यान रहे आप सभी को कि हम पता चल रहा है कि डी ऑर्बिटल्स भी यहां पर मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। और sp2 हमने लिखा है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इसका मतलब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं यहां पे कार्बन के। क्लियर हो गया सभी को। अब ऑक्सीजन के ये p ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग कर रहे होंगे, तो देखिए ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। 3 सिग्मा बॉन्ड्स हमने लिखे हैं, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब अब कार्बन का एक p ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिड है वो ऑक्सीजन के जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है उससे ओवरलैप कर रहा होगा। ये देखिए ये p पाई ओवरलैपिंग है। तो आपसे जो p पाई बॉन्ड पूछे गए थे यहां 1 है और p पाई डी पाई बॉन्ड यहां 0 है। डी हो ही नहीं सकता कार्बोनेट आयन के केस में, नीदर इन केस ऑफ कार्बन नॉर इन केस ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट एग्जांपल लिखता हूं मैं। हां बच्चों, जैसे यहां फॉस्फेट आयन मेंशन करते हैं PO4-3। ये जो फॉस्फेट आयन है इसके अंदर सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन पता कर लेते हैं। तो H इज इक्वल टू 1/2, फॉस्फोरस 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन काउंट होंगे नहीं, डाई वैलेंट है, -3 चार्ज है तो +3, इसका मतलब 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए। और ये जो फॉस्फेट आयन है, क्योंकि फॉस्फोरस 4 ऑक्सीजन के साथ यहां पे बॉन्डिंग कर रहा है, इसका मतलब ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, तो 4 बॉन्ड पेयर्स, 0 लोन पेयर। इसलिए यहां जो शेप या ज्योमेट्री होगा वो तो सिमेट्रिकल होगा, जिसको हम टेट्राहेड्रल बोलेंगे, ठीक है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए यहां पी पाई बॉन्ड्स एंड पी पाई डी पाई बॉन्ड्स बताइए, तो फिर वही हम यहां पर कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। सबसे पहले यहां फॉस्फोरस और यहां ऑक्सीजन, और क्योंकि फॉस्फोरस के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, तो देखिए sp3 और उसके बाद d। हाँ, फॉस्फोरस के पास d होता है, ये 3rd पीरियड को बिलोंग करता है, और ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल्स। देखिए फॉस्फेट ये ऐसा है टेट्राहेड्रल, ये तो सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं और एक ही पाई बॉन्ड है, तो वो तो या तो पी पाई बॉन्ड होगा या पी पाई डी पाई बॉन्ड होगा। तो सबसे पहले यहां पे 4 सिग्मा बॉन्ड, तो देखिए ये sp3 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ फॉस्फोरस, ये ऑक्सीजन के अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। 4 सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर। अब तो ऑब्वियसली फॉस्फोरस के पास एक डी ऑर्बिटल ही यहां पर इन्वॉल्व होगा, जो ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल के साथ डी पाई पी पाई ओवरलैपिंग करेगा, तो इसलिए पी पाई बॉन्ड 0 हैं और पी पाई डी पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन फॉस्फेट आयन। जैसे इसकी जगह मैं यहां पे नेक्स्ट एग्जांपल लिखता हूं ClO4- का। ClO4- जो HClO4 होता है, ओके, उसी का आयन है। तो जैसे हम पढ़ चुके हैं HOCl, इसको हम क्या बोलते हैं, HOCl को हाइपोक्लोरस एसिड, है ना। ऐसे ही फिर क्लोरस एसिड, फिर क्लोरिक एसिड और फिर पर क्लोरिक एसिड। तो HClO4 ये पर क्लोरिक एसिड है और ये पर क्लोरेट आयन है। तो यहां मैं अगर क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन निकालता हूं तो H इज इक्वल टू 1/2 क्लोरीन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, ऑक्सीजन काउंट नहीं होगा, +1, इसका मतलब 4
sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए। ये देखिए, इसको मैं रफ कर देता हूं। अब आप देख रहे हैं कि क्लोरीन 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, तो 4 बॉन्ड पेयर्स, इसका मतलब 0 लोन पेयर्स, और इसलिए जो शेप या ज्योमेट्री होगा वो तो टेट्राहेड्रल होगा। ओके, तो वो कुछ ऐसा होगा, देखिए इट इज ClO4 माइनस, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं, और यहां 1 2 3 पाई बॉन्ड्स हैं। तो जो टेट्राहेड्रल शेप है वो तो हमने ड्रॉ कर दिया। अब आपसे अगर यहां पे पूछता एग्जामिनर की पी पाई बॉन्ड्स बताइए और पी डी पाई बॉन्ड्स बताइए, या डी पाई पी पाई कर लीजिए इसको, ठीक है, तो कैसे इसको मेंशन करेंगे हम, ये डी पाई पी पाई लिख सकते हैं, है ना। तो वही हम यहां पे ट्रिक फॉलो करते हैं। जो क्लोरीन है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, तो देखिए एस पी 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 डी डी डी, और यहां sp3, ये देखिए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्लोरीन के, जो ऑक्सीजन के p अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर रहे हैं। अरे क्लियर हो रहा है सभी स्टूडेंट्स को कैसे करना है हमको, है ना। तो इसका मतलब ये तो 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए, 1 2 3 4। अब जितने भी पाई बॉन्ड हैं ऑब्वियसली वो सब डी के इन्वॉल्वमेंट से ही बनेंगे यहां पे, ये देखिए। तो यहां जो डी पाई पी पाई बॉन्ड है वो तो 3 है, पी पाई बॉन्ड 0 है। क्लियर हो गया। तो आई थिंक ये सफिशिएंट नंबर ऑफ एग्जांपल्स आपको मैंने यहां पर बता दिए हैं, जो आपने यहां पर समझ लिया है, और हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को मैंने कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ यहां पर बताया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड हमारे पास हैं, जो आपको प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने के लिए भी मैं दूंगा, उनको भी आप यहां पर अटेम्प्ट करिएगा, और आप खुद ही देख लीजिएगा कि हम बहुत कंफर्टेबली प्रॉब्लम्स तक पहुंच पाते हैं और इन तक अप्रोच कर पाते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन के ये सारे एग्जांपल्स डिस्कस करने के बाद, जैसे एक टाइप का प्रॉब्लम स्टूडेंट और पूछा जाता है, वो ये है अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे यहां पे मैं लिख देता हूं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड एंगल्स के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इन मॉलिक्यूल्स को अरेंज करिए। जैसे गिवन है NH3, PS3, ASH3 और SbH3, ये देखिए ये आपको गिवन है। अब इसमें मेरा टिप आपको यह है कि सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए। जैसे ये सभी सेम फैमिली के मेंबर हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो और यहां अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा तो H = 1/2, सभी के जो सेंट्रल एटम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, 5 हैं, और हाइड्रोजन यूनिवैलेंट है। इसका मतलब यहां पर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे, और ये 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर सभी में होगा। ये सभी के पास एक एक लोन पेयर है। अब इसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर तो सेम है, तो फिर कैसे अप्रोच किया जाए। तो जब भी तुमको बॉन्ड एंगल का प्रॉब्लम मिलता है, अगर हाइब्रिडाइजेशन ही डिफरेंट आ रही है, जैसे एक sp हाइब्रिड आ रहा है, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ रहा है, एक में sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ रहा है, तो ऑब्वियसली बॉन्ड एंगल आपको इमीडिएटली पता चल जाएंगे। लेकिन अगर सेम हाइब्रिडाइजेशन है, सेम बॉन्ड एंगल यहां पर हमको ऑब्जर्व हो रहे हैं, तो थोड़ा सा रुकने की जरूरत है। अब समझिए जरा इसको मैं क्या कह रहा हूं। ये NH3 है, देखिए ये PS3 है, सारे पिरामिडल हैं बिकॉज ऑफ 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। ये ASH3 है, आर्सीन। अब देखिए जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन से बॉन्ड एंगल वैल्यू डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज। लेकिन
जब नाइट्रोजन के पास हम आएंगे तो नाइट्रोजन क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसका मतलब इसमें बॉन्ड पेयर क्लोज हैं सेंट्रल एटम के, और अगर क्लोज हैं तो यहां लिटिल बिट जो बीपी बीपी रिपल्शन है, बीपी बीपी रिपल्शन वो डोमिनेट कर रहा है, डोमिनेटिंग ओवर बीपी एलपी रिपल्शन। ये जो डबली हेडेड एरो है ये रिपल्शन को इंडिकेट कर रहा है। बीपी बीपी रिपल्शन डोमिनेटिंग फैक्टर है ओवर बीपी एलपी रिपल्शन। तो इससे क्या होगा, बॉन्ड एंगल ऐसे थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब भी बीपी बीपी रिपल्शन होता है बॉन्ड एंगल बढ़ता है। अब जब मैं यहां पे नाइट्रोजन से फास्फोरस, फास्फोरस से आर्सेनिक मूव करूंगा तो साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज कर रहा है एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीज कर रही है, डिक्रीजेस, विच इंक्रीज बीपी एलपी रिपल्शन डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीज बॉन्ड एंगल, डिक्रीज बॉन्ड एंगल। तो स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट है टिप, इसको आप हमेशा फॉलो करना। तो इसी बेसिस पर ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि यहां देयरफॉर जो अमोनिया है उसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा, उसके बाद PS3 का नंबर आएगा, उसके बाद AsH3 का नंबर आएगा, और सबसे पीछे SbH3 का नंबर आएगा। ये देखिए, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है बॉन्ड एंगल का, यही पूछा गया था। तो अमोनिया के अंदर जो बॉन्ड एंगल वैल्यू है वो 107 डिग्री होती है यहां। अब इन सभी में जो बॉन्ड एंगल वैल्यू है वो ऑब्वियसली 107 डिग्री से कम होगी, यहां 107 डिग्री से कम, यहां और भी कम होती जाएगी। ये देखिए, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। देखिए, ये भी बिल्कुल सेम वही प्रॉब्लम है जो अभी हमने वहां पे मेंशन किया है। जैसे यहां मैं ले लेता हूं H2O, H2S, H2Se और H2Te, टेलुरियम का हाइड्राइड, सेलेनियम का हाइड्राइड, सल्फर, मतलब ये हाइड्रोजन सल्फाइड है और ये तो वाटर ही है। ओके, अब फिर मैं अगर यहां हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा सेंट्रल एटम की तो हम देखेंगे कि sp3 आएगा विद 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, सभी में यही होगा। लेकिन यहां फिर वही अगर आपसे पूछे कि बताइए बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा कहां है और सबसे कम कहां है, तो देखिए ऑर्डर ये होगा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है बॉन्ड एंगल वैल्यूज का। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल वैल्यूज, और एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सेम होगा। यहां सेंट्रल एटम ऑक्सीजन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब बीपी बीपी रिपल्शन डोमिनेट कर रहा है ओवर बीपी एलपी रिपल्शन, एलपी एलपी रिपल्शन भी है ना। और जब मैं डाउन द ग्रुप जा रहा हूं तो लोन पेयर रिपल्शन या लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है ओवर बॉन्ड पेयर रिपल्शन विच डिक्रीज बॉन्ड एंगल। तो इसलिए यहां 104 डिग्री 5 मिनट के बॉन्ड एंगल है और इन सब में फिर वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। इसकी जगह जैसे हमको ये मिलता कि बेरिलियम क्लोराइड है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है और H2S है, आपसे बोलता कि बताइए इनका बॉन्ड एंगल वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले यहां पर हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेना चाहिए। तो यहां तो sp आएगा, इसका मतलब जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री है। यहां sp2 आएगा तो यहां जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री है। और अगर मैं H2S में देखूं तो H2S के अंदर यहां sp3 आएगा विद 2 लोन पेयर, और इसलिए यहां तो बॉन्ड एंगल
104 डिग्री 5 मिनट से भी बहुत कम होगा। ये देखिए, तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एंगल वैल्यू है वो यहां होगी। तो मुझे लगता है कि ये भी आपको क्लियर हो गया कि अगर बॉन्ड एंगल से रिलेटेड आपसे प्रॉब्लम पूछा जाता है तो आप कैसे करेंगे। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है बॉन्ड एंगल का। तो आई थिंक मैंने इस चैप्टर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको यहां पर कवर कर लिया है। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो स्टूडेंट कॉन्सेप्ट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वी हैव टू टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर एंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरली इसके कारण जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, वो लो होते हैं क्योंकि लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। तो ये आप अपनी कॉपी में लिखना चाहें तो लिख लीजिए, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेस बॉइलिंग पॉइंट, लेस मेल्टिंग पॉइंट, दैट्स व्हाई मोर वोलेटाइल नेचर। इट मींस लो टेम्परेचर पर ही हम किसी भी कंपाउंड को इजीली गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोर वोलेटाइल नेचर। वेयरएज ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ लार्ज मॉलिकुलर एसोसिएशन, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इट मींस लेस वोलेटाइल नेचर। तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। एंड इन केस ऑफ वाटर, जो आपका आइस के फॉर्म में होता है, उसमें ईच वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम और ज्यादा यहां पर यूज करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपको मैं वहां पर बताऊंगा। अभी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा जो डिस्कशन है स्टूडेंट्स, आज केमिकल बॉन्डिंग का जो हमारा पार्ट 2 था, लेक्चर नंबर 2 था, वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। और इसमें हमने 2 बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स को कवर किया, एक तो एमओटी है और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। होप जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको यहां पर बताए हैं, हाईलाइट किए, आपने क्विक अपनी कॉपी में उनको लिख भी लिया होगा और सारे एग्जाम्पल्स को आपने समझा भी होगा। अब आप बहुत कंफर्टेबली जो भी प्रॉब्लम्स हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, पोलरिटी, डायपोल मूवमेंट से रिलेटेड अटेंड करोगे, आपका कॉन्फिडेंस जस्ट डबल हो जाएगा। मैं ऐसी बिल्कुल आपसे एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं, ठीक है। तो अब हम एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आगे फिर मिलेंगे।